तो हमारा पहला आर्टिकल है, पहला टॉपिक है EWS कोटा, है ना। EWS कोटा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था इन 3:2 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट upheld this 10% quota of for EWS in education and public employment, है ना। ये आया किससे था? ये आप सबको पता होगा, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था ये, है ना। तो न्यूज़ में इसलिए था। अब और बढ़ लेते न्यूज़ में क्यों था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिए थे। तो जो केस का नाम था वो था जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो ये याद कर सकते हैं आप, पूछा जा सकता है, दिस कैन बी आस्क्ड इन प्री आल्सो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय और व्हाट वाज द केस जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस अबाउट। तो इट वाज अबाउट EWS, है ना। ओके, तो व्हाट डिड सुप्रीम कोर्ट डिड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस वर्डिक्ट में। पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पहले कहा था कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी द सोल बेसिस फॉर बैकवर्डनेस, है ना। इकोनॉमिक क्राइटेरिया, सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी इज वीक, है ना। दिस दिस कैन नॉट बी सेड and it restricted to reservation provided to socially and educationally backward classes, और EWS को एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी बना दिया था। अब क्या है, अब जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाला जो रिजर्वेशन है ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है ना। बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है, केशवानंद भारती केस से आया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है। और पहला सुप्रीम कोर्ट ने ये पहली चीज़ बोली थी। दूसरी चीज़ कि एक्सक्लूजन ऑफ SC/STs के बारे में क्या बोला था कि दिस इज पार्ट ऑफ अ रीजनल क्लासिफिकेशन एंड नेसेसरी टू अवॉइड डबल बेनिफिट्स। डबल बेनिफिट्स कैसे कि SC/ST OBCs को या SC/BCs को अलग से हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, है ना। कि SCs को STs को अराउंड 17%, ऐसे ही OBCs को 27%। तो इस तरीके से रिजर्वेशन प्रोवाइड होता है। ऑल टुगेदर 50% रिजर्वेशन इनको मिलता है। तो यू आर सेइंग कि इट इज़ सेइंग कि डबल बेनिफिट का मतलब है कि EWS में भी आ जाएंगे वो और इसमें भी आ जाएंगे, तो दो तरीके से बेनिफिट उठाएंगे। तो दिस इज नेसेसरी, है ना, इनका एक्सक्लूजन इस वाले से। और जो तीसरा जो इन्होंने सिग्निफिकेंट चीज़ बोली थी वो बोली थी कि 50% रूल जो इंदिरा साहनी जजमेंट में आया था, इट हैज़ नॉट बीन हेल्ड टू बी इनफ्लेक्सिबल एंड अवेलेबल फॉर ऑल टाइम्स, है ना। और ये सिर्फ इन कम्युनिटीज़ के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है। तो 50% का जो रूल आया था इंदिरा साहनी केस में कि 50% कैप ऑन रिजर्वेशंस वाला, है ना। तो अगर हम SC/ST OBCs को हम जनरल में इंक्लूड कर देंगे या EWS में इंक्लूड कर देंगे, तो उसका मतलब क्या होगा, 10% इसका और 50% इसका, ऑल टुगेदर 60%। तो ये तो इंदिरा साहनी जजमेंट को भी वॉलेट कर रहा है। तो इस बेसिस पे डबल बेनिफिट्स ना उठाए इस बेसिस पे, और वायलेट ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है ना। इस बेसिस पे, इन तीनों बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने EWS कोटा अपहेल्ड किया है ना। बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम बट कैन बी आइडेंटिफाइड ओनली एंड एक्सक्लूसिवली विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक क्राइटेरिया। दसानी ने बोला था 1992 में। अब ये केस भी हम पढ़ सकते हैं। और ये 50% का रूल लगाया था, क्रीमी लेयर मस्ट बी एक्सक्लूडेड, क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आते हैं, ये हुआ था। EWS कोटा है क्या, इसके बारे में भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सिन्हो कमीशन के सिन्हो कमीशन की रिकमेंडेशन पे आया था, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड। सिन्हो कमीशन sometimes seen in the news is related to, तो सिन्हो कमीशन is related to EWS कोटा, है ना। वर्ड एसोसिएशन आपको याद रखना चाहिए, है ना। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। 103rd अमेंडमेंट हमें बताइए। और इसने क्या किया था, 103rd अमेंडमेंट ने 15 आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को इंसर्ट किया था इनटू दी कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि नॉन OBC और नॉन SC/ST कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन मिल पाए, है ना।
एक्ट एनेबल बोथ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन, ठीक है। एंड इट अलाउ स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड वेदर और नॉट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, है ना। स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। दिस इज द थिंग। अभी 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 पे वापस आएंगे। तो एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 15 टू एडिशनली परमिट गवर्नमेंट फॉर एडवांसमेंट अप टू 10% सीट्स एंड दिस विल नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दिस इज इंपॉर्टेंट, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए नहीं है ये, ठीक है। ऑल्सो मैंने आर्टिकल 16, तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए बेनिफिशियरी कौन कौन होंगे, ये 4 पॉइंट्स जो सेटिस्फाई करेगा वो ईडब्ल्यूएस कोटा को अवेल कर सकता है। पहली चीज़ SC ST OBC के लिए नहीं होने चाहिए, ये जनरल कैटेगरी के लिए होने चाहिए, अनरिजर्व होने चाहिए, और जिनकी क्रॉस इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, क्रॉस एनुअल इनकम ऑफ फैमिली, है ना। 5 एकर्स की एग्रीकल्चर लैंड से कम होनी चाहिए, 5 एकर्स की एग्रीकल्चर लैंड, है ना, 5 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड, और रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल फ्लैट उनके पास नहीं होना चाहिए। अगर प्लॉट है तो 100 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट इन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज या 200 स्क्वायर अदर एरियाज में प्लॉट भी नहीं होना चाहिए, ये कंडीशंस है। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 को देखते हैं। 15 क्लॉज 6 एक स्पेशल प्रोविजंस ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए गवर्नमेंट को अनेबल करता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए आप स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं फॉर द एडवांसमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 15 में, और 16 में फॉर गवर्नमेंट पोस्ट, है ना, एडवांसमेंट इन अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट पोस्ट। अब एक बार आर्टिकल 15 और 16 भी देख लेते हैं। तो 15 क्या कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये पांचों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। देन नो सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ विल बी दिस थिंग, है ना। अब वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं अंडर आर्टिकल क्लॉज 3, अंडर सब क्लॉज 3, अंडर सब क्लॉज 4 SC और STs के लिए आप अलग प्रोविजंस बना सकते हैं। अंडर अंडर सब क्लॉज 5 आप OBCs के लिए बना सकते हैं, है ना। ये लिख रहा है देखो, है ना, इसमें लिखा है नथिंग इन दिस प्रोविजन बाय लॉ फॉर एडवांस और एजुकेशन बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस और फॉर SC ST, है ना। तो SC में 6 क्लॉज जोड़ के EWS को भी ऐड कर दिया गया है, EWS, ठीक है। इसी तरीके से आर्टिकल 16 में भी यही सारी चीज़ है ना, और 6th में EWS को जोड़ दिया है, यही सारी चीज़ है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वापस आते हैं, तो ये हमारा ओवरऑल आइडिया हो गया। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस जजमेंट का, है ना, सिग्निफिकेंस क्या है, वाई डू वी नीड दिस जजमेंट, है ना, कि ये पॉलिटिक्स को अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिटिक्स को शेप करता है। EWS कोटा मूव्स द रिजर्वेशन डिस्कशन बियॉन्ड मंडल डिबेट इन फेवर ऑफ कास्ट रिजर्वेशन। मंडल जो डिबेट थी वो कास्ट रिजर्वेशन पे फेवर की थी, लेकिन जो EWS कोटा है वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन देता है ना। तो कास्ट हो सकती है प्रोमिनेंट फैक्टर हो, है ना, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बैकवर्डनेस, बट कोर्ट हैज रूटीनली डिस्करेज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्डनेस सोलली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। सिर्फ कास्ट के बेसिस पे यू कैन नॉट सोलली क्लासीफाई समवन एज बैकवर्ड, है ना। ये केस भी आप याद कर सकते हो, राम सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फॉर अ नॉन कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ओके। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि इट अटेम्प्ट्स टू एलिविएट पुअर अमॉन्ग द जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में भी पुअर होते हैं, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी दिस EWS कोटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक जस्टिस, ओके। हैव नॉट बीन द बेनिफिशियरीज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन लाइक रिजर्वेशन। तो जो जिनको कहीं से भी रिजर्वेशन नहीं मिलता और दे आर पुअर अमॉन्ग द जनरल कैटेगरी, उनके लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है, और ये अफर्मेटिव एक्शन वाली पॉलिटिक्स को फेवर करता है, जो कास्ट बेस पे रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करती बल्कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे प्रोवाइड करती है ना, सोनली सिर्फ कास्ट पे नहीं करती।
अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, कंसर्न्स क्या है इस एक्ट्स में? कंसर्न ये है कि रिजर्वेशन इज मेंट फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट। रिजर्वेशन का पर्पस क्या है? रिजर्वेशन का पर्पस ये है कि जो कम्युनिटीज है वो सोशली अपलिफ्ट हो, है ना। ट्रेडिशनल रिजर्वेशन इज अ ट्रेडिशनल कंसेप्ट, इज नॉट फॉर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं है उसका कंसेप्ट, है ना। उसका कंसेप्ट है सोशली उनको अपलिफ्ट करना, सोसाइटी में उनको उनका उनका एक्सेप्टेंस बढ़ाना, उनके लिए रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, है ना, इंश्योर करना, उनकी राइट्स इंश्योर करना, सोशली, फाइनेंशियली नहीं, है ना। ये रिजर्वेशन का जो मेन बेसिस है, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, ये है सोशल एम्पावरमेंट है ना। पॉवर्टी एलिवेशन में मेजर नहीं है वो। तो रिजर्वेशन इज मेंट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये पॉइंट है। जैसे इकोनॉमिक क्राइटेरिया जस्टिफाइड फॉर एक्सेसिंग पब्लिक गुड्स, इट कैन बी एक्सटेंड टू रिजर्वेशन व्हाइल सीइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटी, है ना। अब ये नहीं कह सकते कि पुअर जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ऊपर, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटी नहीं शो करता वो। समझ में आ रही है? इट कैन नॉट बी एक्सटेंड टू रिजर्वेशन विच सीक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटी। इकोनॉमिक कोटा justified by accessing public good. Okay. Unlike caste discrimination, poverty does not get carried from one generation to other. Poverty ट्रांसफर नहीं होती है, डिस्क्रिमिनेशन ट्रांसफर नहीं होता है पॉवर्टी वाला, तो वो वाला केस है। तो इट वायलेट्स प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को वायलेट करता है। कैसे वायलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को? ओबीसी एससी कैंडिडेट को ईडब्ल्यूएस से एक्सक्लूड करने में क्लियर वायलेशन ऑफ इक्वलिटी इन द एलिजिबिलिटी टू अवेल पार्ट ऑफ ओपन कंपटीशन अपॉर्चुनिटीज। उनके लिए आपने सीट्स कम कर दी। कैसे कम कर दी? कि अब वो 10% के लिए लड़ ही नहीं सकते, तो उनके लिए सिर्फ 90% ही सीट्स बची। अनरिजर्व में तो वे फाइट कर ही सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को वायलेट करता है ये। इशू विद इनकम क्राइटेरिया, इनकम क्राइटेरिया भी वेग है कि 8 लाख पर ईयर इज वेग, और 8 लाख इज अ डिसेंट अमाउंट, है ना। तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ सेटिंग 8 लाख? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स, है ना। कि आईटी रिटर्न्स तो आप 2.5 लाख तक ही एलिजिबल करते हो, 2.5 लाख के बाद तो यू हैव टू फिल टैक्स, और आप 8 लाख तक को ईडब्ल्यूएस दे रहे हो। दिस इज ना, दिस ऑल्सो कॉज ऑफ कंसर्न। ना पॉपुलिस्ट टूल्स भी कह सकते हैं, लोगों ने कहा है कि ये पॉलिटिकल नेचर है ना, करंट गवर्नमेंट लेके आई है, तो दिस ऑल्सो इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। रोड अहेड, वे अहेड, व्हाट वी कैन सी, व्हाट वी कैन थिंक अबाउट इज कि इट that needs to be a set of guidelines to identify intended beneficiaries, प्रॉपर गाइडलाइंस हो, ताकि बेनिफिशरीज जो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं रिजर्वेशन, वो अवेल कर पाए रिजर्वेशन। कंटिन्यूसली इवोल्यूशन होना चाहिए किस चीज़ का? टू कैप्चर बैकवर्डनेस, है ना, ताकि जो अफर्मेटिव एक्शंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव हो पाए। और जो जॉब जब क्रिएट हुए प्राइवेट सेक्टर में, पॉलिसी दैट फोकस ऑन एक्सपेंडिंग एम्प्लॉयमेंट, ये वाली चीज़ भी आप इंप्रूव कर सकते हो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस को इंप्रूव कर सकते हो रेदर देन प्रोवाइडिंग एजुकेशन। तो मतलब क्वालिटेटिव चीज़ें आप इंप्रूव कर सकते हो वे फॉरवर्ड में या रोड अहेड में। यू कैन मेंशन दीज थिंग्स कि कंटिन्यूसली इवोल्यूशन होना चाहिए कि इस चीज़ का बैकवर्डनेस कैप्चर करने का, ताकि इंक्लूसिव अफर्मेटिव एक्शन ले पाए। इंटरनेट बेनिफिशरीज के लिए गाइडलाइंस मेजर हो पाए। प्राइवेट सेक्टर में जब ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती है, तो इस तरीके से एक फ्रेमवर्क तैयार हो ताकि उनको भी जॉब मिले। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी इंप्रूव हो रहा था गेटिंग रिजर्वेशन। तो ये क्रक्स है पूरे आर्टिकल का। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।